Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the last topic of our first unit of management, utility analysis and market structure. इसके बाद अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, देन हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट की. जब सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम PYQs की स्टडी करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सबकी वीडियोस बनेंगी, उन सबकी स्टडी करेंगे. सो एज वी नो कि यहाँ पे क्या होता है कि UGC नेट JRF की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा और आज हम अपनी यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. जिसको पहले की वीडियोस नहीं मिली उसकी यूनिट 1 की आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, सारा कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस. सो यूटिलिटी होती क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या होती है. सो यूटिलिटी क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. यानी कि एक प्रोडक्ट और एक सर्विस, कोई भी चीज़ अगर एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उससे जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है वही क्या है? यूटिलिटी. It is a measure of the level of satisfaction of a consumer and depend upon the quantities of good consumed by the consumer. कि ये क्या डिफाइन करता है हमें? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. कि एक कंज्यूमर को जब कंजप्शन वो कर रहा है, जब भी वो कंज्यूम कर रहा है क्वांटिटीज़ को, तो उसे कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं. बट क्या हमारी यूटिलिटी हमेशा सेम रहती है? आप खाना खाने बैठे, जब आपने फर्स्ट जो रोटी खाई उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्या सेकंड रोटी खाने पे वही सेटिस्फेक्शन मिलती है? नहीं. नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के साथ आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी यूटिलिटी चेंज होती है. इसीलिए इन्होंने बोला है कि यूटिलिटी क्या है? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो आपको कंजप्शन से मिलता है, बट ये डिफरेंट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है विद एवरी क्वांटिटी ऑफ दैट यूनिट. कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती है. हर क्वांटिटी के लिए अलग यूटिलिटी होती है. कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. तो यूटिलिटी क्या है? जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है और वो डिपेंड करती है कि हम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बेस पे हमारी सेटिस्फेक्शन होती है. मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? 3 तरीके की यूटिलिटी होती है: इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है? जब आपने फर्स्ट कंजप्शन किया, फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम खाने गई, जब आपने फर्स्ट आइसक्रीम ली, आपका बहुत मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो जो आपने फर्स्ट आइसक्रीम ली उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला वो आपकी होती है इनिशियल यूटिलिटी, यानी कि फर्स्ट कंजप्शन पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है. देन मार्जिनल यूटिलिटी. फर्स्ट के बाद आपने सेकंड कंज्यूम की, सेकंड के बाद आपने थर्ड कंज्यूम की, तो जब भी आप एवरी नेक्स्ट कंज्यूम कर रहे थे तो आपकी यूटिलिटी में कितना डिफरेंस आ रहा था, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है. फॉर एग्जांपल पहले पे आपके सेटिस्फेक्शन क्या मिला? 10 मिला. दूसरे में आपको सेटिस्फेक्शन 8 का मिला, देन 6 का मिला, 4 का मिला. तो ये क्या है? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी. यानी कि हम ओवरऑल नहीं देख रहे, सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट को इंक्रीज करने से हमारे सेटिस्फेक्शन में कितना डिफरेंस आया, वो हमारी होती है मार्जिनल यूटिलिटी. एंड टोटल यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल आपने 5 आइसक्रीम खाई, तो पांचों आइसक्रीम का मिला के टोटल यूटिलिटी आपकी कैसे कितनी हुई? जैसे फर्स्ट से 10, देन 8, 6, 4, 2, तो सबके टोटल की जो यूटिलिटी होती है वो आपकी होती है टोटल यूटिलिटी. अब यूटिलिटी क्या होती है? 2 तरीके की होती है. कार्डिनल, ये टाइप्स हैं और ये हमारा कॉन्सेप्ट था. कॉन्सेप्ट में हमारी इनिशियल, मार्जिनल एंड टोटल. टाइप्स में हमारी आती है कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. जब भी हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं तो हम उसे कार्डिनल वे से भी कर सकते हैं और ऑर्डिनल वे से भी कर सकते हैं. कार्डिनल का मतलब क्या होता है? जब हम उसे नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं कि हमें 10 मिली है, 20 मिली है, 30 मिली है. बट जब हम नंबर की फॉर्म में नहीं कर सकते, क्वालिटी की फॉर्म में करते हैं, तो वो हमारी होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी. नाउ अब हम एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं. जैसे कि हमने यूनिट्स ऑफ ऑरेंज लिया, आप यहाँ आइसक्रीम या ऑरेंज कुछ भी समझो, आप गए, आपका ऑरेंज खाने का बहुत मन था, तो आपने जब फर्स्ट यूनिट खाई तो आपको मतलब आपकी यूटिलिटी कितनी हुई? 10. सेकंड खाने पे, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम करते हो तो सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसी टाइम पे. आप उसको सेकंड कंज्यूम कर रहे हो, पहला ऑरेंज खाने के बाद अब आपने सेकंड लिया उसी टाइम पे, तो आपको वो उससे थोड़ा कम अच्छा लगेगा. देन थर्ड लेंगे, वो उससे थोड़ा कम, तो सेटिस्फेक्शन आपका कम होता जाता है. सो जैसे जैसे हमारी यूनिट बढ़ रही हैं, कि हमारी यूनिट तो इंक्रीज़ हो रही है, उसके साथ साथ हमारी जो कंजप्शन है, यानी कि उससे जो होने वाली यूटिलिटी है, वो कम होती जा रही है. और एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपने 5 ऑरेंज खा लिए, जब आप छठा ऑरेंज खाते हो तो आपको अब कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि आपको जितनी सेटिस्फेक्शन मिलनी थी मिल चुकी. अब आप और उसे खा ही नहीं सकते, आपका मन नहीं है, पर आपको ज़बरदस्ती अगर खाना पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी रिलेटिव के घर पर गए हो, उन्होंने आपको खाने के लिए दे दिया, अब उन्होंने आपको दे रखा है कि सब्जी है, रोटी है, ये सब है, तो शुरू में तो आपका सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा क्योंकि आप भूखे थे, आप खाने लग गए. बट एक पॉइंट के बाद वो जीरो हो जाता है कि अब मेरे से और नहीं खाया जा रहा. बट अगर आपकी प्लेट में रखा है तो आप सोचते हो फिनिश करना पड़ेगा.
सो एक लेवल के बाद वो नेगेटिव हो जाता है। सो ये तो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे मैंने मीनिंग में ही बताया था कि एवरी नेक्स्ट यूनिट के बाद आपको कितना कंजप्शन के साथ कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है, वो आपकी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि एक जब आप कंज्यूम कर रहे थे तो आपको 10 की सेटिस्फेक्शन मिली, सेकंड आपने की तो आपको 8 की मिली। सो नेक्स्ट यूनिट पे आने पे आपको जो सेटिस्फेक्शन कितनी मिली है वो आपकी होती है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या हुई कि सिर्फ एक कंज्यूम की थी तब 10 की थी, अब 2 कंज्यूम कर रहे हो तो ये दोनों का मिक्स हो गया ना, यानी कि 2 कंज्यूम की तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 18। अब अगर 3 कंज्यूम कर रहे हो तो टोटल यूटिलिटी 10 + 8 + 6 24। देन अगर 4 कंज्यूम की तो 24 + 4 28। देन नेक्स्ट कंज्यूम करेंगे तो 2, देन उसमें कंज्यूम करते हैं। यानी कि हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जो हम टोटल जितना भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है जितनी भी यूनिट से, वो हमारी टोटल यूटिलिटी है। और हमेशा याद रखना हमारी यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे जैसे हमारी कंजप्शन इंक्रीज होती रहती है। सो अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू शो करेंगे तो ये हमारी क्या बनेगी, टोटल यूटिलिटी। क्योंकि एक पॉइंट पे देखो वो क्या हो रही है, पहले तो 10 18 24 28 यहाँ तक 30 तक तो वो इंक्रीज हुई, उसके बाद वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और फिर उसने डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। तो पहले तो हम इंक्रीज दिखाएंगे कि ये पॉइंट हमारा क्या है कि हम इंक्रीज दिखा रहे हैं, देन इस पॉइंट पे वो थोड़ी कांस्टेंट हो गई और यहाँ से उन्होंने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। सो टोटल यूटिलिटी की शेप ये बनेगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो तो सिर्फ डिक्लाइन होती आ रही है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ऐसे डिक्लाइन होगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में आप क्या देख पा रहे हो, जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, यानी कि 30। वहाँ पे हमारी सेटिस्फेक्शन, जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ 0 है, अगर आप उसे ऊपर लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो टोटल यूटिलिटी वहाँ मैक्सिमम होती है जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। सो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या है कि सिंपल ये बता रखा है कि जैसे जैसे हम कंजप्शन करते हैं वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की वजह से ही हमारी टोटल यूटिलिटी भी एक पॉइंट के बाद कम होनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने अभी डायग्राम में शो किया कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है, कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जिस पॉइंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है उस पॉइंट पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब यहाँ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है, बट एटलीस्ट पॉजिटिव तो है, और ये क्या है, अब इधर नेगेटिव में गई हुई है। जब भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में होती है तब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। जैसे 10 से 18 पे आ रहे तो इंक्रीज ही हो रही है ना, 18 से 24 इंक्रीज हो रहा है, बट 30 से 29 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इनकी 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है या फॉल्स है, ऐसे आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कि जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है वहाँ हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो ये डिक्लाइन हो रही होगी, अगर ये पॉजिटिव है तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। ये इनका सिंपल रिलेशन है। नाउ हमारे जो लो होते हैं, अभी हमने देखा था कि कार्डिनल यूटिलिटी होती है और ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर 2 लो आते हैं, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो अभी आपने डायग्राम डिस्कस किया है वही इसका एक्सप्लेनेशन है। यानी कि जब भी आप नेक्स्ट कंजप्शन करते हो तो आपसे आपकी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी उस कंजप्शन की इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, द एडिशनल बेनिफिट विच ऑफ अ पर्सन डिराइव्ड फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इट स्टॉप्स और स्टार्ट डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ का कंजप्शन कर रहे हो, अगर लगातार आप उसकी यूनिट इंक्रीज करते रहते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है, 0 भी हो जाती है एंड माइनस में जाना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो आपको 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड जब आपने कंज्यूम की तो 8 का मिला, थर्ड की तो 6 का मिला, फोर्थ जब आपने की तो आपको 4 का मिला, देन फिफ्थ जब आपने कंज्यूम की तो आपको 0 मिला, एंड देन सिक्स्थ आपने कंज्यूम की तो -2 आप चले गए। सो ये क्या शो कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वही हमारा लो है कि लो क्या कहता है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती रहेगी जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती रहेंगी। और अब इसकी असम्पशन क्या है, लो वही हो गया कि लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये लो हमें बोलता है कि जैसे जैसे हम एक यूनिट की कंजप्शन इंक्रीज करते रहते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती रहती है।
इसके असम्पशंस क्या हैं? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, बिकॉज हम कार्डिनल यूटिलिटी की स्टडी में क्या करते हैं, 2 लॉ की स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो इसकी असम्पशन पहली तो यही है कि हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं कि 10 है, 15 है, कितनी सेटिस्फैक्शन है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट, जितने पैसे आपके पास हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटीज इंडिपेंडेंट, जितनी भी कंजप्शन होती है, जितनी भी कमोडिटीज अवेलेबल हैं, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, किसी की भी जो यूटिलिटी है या सेटिस्फैक्शन है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। यूनिट कंज्यूम्ड विद द सेम क्वांटिटी एंड साइज आर क्वालिटी, कि मैंने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, लगातार कंजप्शन करते हैं। बिकॉज अगर आप अब आइसक्रीम खा रहे हो और एक आइसक्रीम कल खा रहे हो तो उससे आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, वहाँ ये लो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक टाइम पे कर ही नहीं रहे। जब आप लगातार कॉन्टीन्यूसली किसी चीज़ का कंजप्शन करते हो तब आपका ये लो अप्लाई होता है कि अगर आपने लगातार किसी चीज़ का कंजप्शन किया है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती रहती है। और वो जो कंजप्शन आप कर रहे हो वो सेम क्वांटिटी, साइज़ और क्वालिटी की चीज़ होनी चाहिए। यानी कि अगर जो फर्स्ट आइसक्रीम आपने खाई है, अगर सेकंड आइसक्रीम भी उसी क्वांटिटी की होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। सो जो भी यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। देयर इज़ अ कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, लगातार आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपने बीच में टाइम का इंटरवल ले लिया, ऐसे आप 2 बार या 3 बार ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, तो ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, लंच में उससे कम नहीं, बिकॉज उसके बीच में टाइम ब्रेक आ गया। जब आप लगातार कुछ कंज्यूम कर रहे हो तब आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। देर इज़ अ नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, ना वो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आइसक्रीम है, ऑरेंज है, वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन द फैशन, टेस्ट एंड हैबिट, यानी कि जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेज है हमारी, या फिर जो ट्रेंड और फैशन चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, उस टाइम पे हमारा ये लॉ अप्लाई होता है। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वही हमारा सेम जो अभी हमने डिस्कस किया था वही है कि जैसे जैसे हम अपनी उसको इंक्रीज़ करते हैं, कि पहले हम ब्रेड का 1 यूनिट ले रहे थे, देन 2, 3, 4, जैसे जैसे इंक्रीज़ करते गए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी या उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ होती गई। वही हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करता है। अगर तब हम बना रहे थे, तब हम कैसे बना रहे थे कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी के साथ हमने TU भी बनाई थी, टोटल यूटिलिटी, बट यहाँ पे हमें टोटल यूटिलिटी नहीं बनानी होती। जब सिर्फ लॉ ऑफ हमें मार्जिनल यूटिलिटी दिखाना हो तो सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी को शो करते हैं कि वो हमारी लगातार डिमिनिश होती रहती है, एक पॉइंट पे वो 0 हो जाती है एंड देन वो नेगेटिव हो जाती है। अब ये लॉ कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, उसके क्या एक्सेप्शंस हैं? तो फर्स्ट है रेयर एंड क्यूरियस थिंग। अगर आपको कुछ रेयर चीज़ें कलेक्ट करने का मन होता है, अगर आपका बहुत आप फोन्ड ऑफ हो कि आपको रेयर चीज़ें जो बहुत यूनिक हैं वो आप कलेक्ट करते हो, तो अगर आपको पहली कलेक्शन में अगर आपको कुछ रेयर मिलता है तो सेकंड थिंग जब आपको रेयर मिलेगी तो आपको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको रेयर चीज़ मिलती गई तो आप उससे सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। सो रेयर थिंग्स एंड क्यूरियस थिंग, जिसके बारे में आप बहुत रेयरली मिलती है और बहुत क्यूरियस है, अगर ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं तो वो आपके सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ ही करती हैं। वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। ड्रंकार्ड्स यानी कि जो ड्रिंक करते हैं, जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, उनका क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो लगातार ड्रिंक करते हैं तो उनकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। उनकी सेटिस्फेक्शन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। वो हर उनका जितना भी वो कंज्यूम करते हैं उनके साथ उनकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होती है। इनिशियल यूनिट, अगर आपकी इनिशियल यूनिट ही बहुत कम है, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आप देखते हो कि आप जितनी रोटी कंज्यूम कर रहे हो उससे आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, बट फर्स्ट रोटी जो है आपने सिर्फ एक बाइट ही ली और फिर सेकंड बाइट से आप कंपेयर कर रहे हो, तो अगर आपकी इनिशियल यूनिट बहुत छोटी है तो ऐसा हो सकता है कि सेकंड यूनिट से आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल जाए। सो जब हमारी इक्वल यूनिट्स होंगी तब आपकी ये सेटिस्फेक्शन देखी जाती है, जो हमने असम्पशन में भी देखा था कि एक इक्वल क्वालिटी क्वांटिटी का सेम होना चाहिए और वो इनिशियल यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री हो। एंड माइजर्स यानी कि जो कंजूस लोग होते हैं, सो उनको कुछ भी मिलता जाए वो उससे सेटिस्फेक्शन ही होती जाती है, यानी कि वो और ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि लगातार मिलता रहे, वो डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे या उनकी यूटिलिटी कम नहीं होगी। सो इन 4 केसेस में हमारा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। यानी कि इन 4 केसेस में अगर हम और कंज्यूम करते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती, बढ़ती ही है। किस किस केस में? जब हम रेयर और क्यूरियस थिंग की बात करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, इनिशियल यूनिट अगर सही नहीं है, और जो हमारे कंजूस या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है कि वो स्पेंड नहीं करना चाहते, बस गेन ही गेन करना चाहते हैं। द पॉइंट वेयर प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि जहाँ पे उसका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है वो हमारा क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो यूनिट ऑफ ब्रेड का क्या है? प्राइस है 3।
एक जो यूनिट मिलती है वो हमें 3 रुपये की मिलती है और ये हमारी कंप्लीट उसकी यूटिलिटी है ही। तो जहाँ पे हमारा प्राइस यानी कि ये क्या है 3, और जहाँ पे हमारा प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होंगे वो हमारा क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम, यानी कि जहाँ पे हमारा कंज्यूमर बाय करेगा। सो जिस भी प्लेस पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाती है वो हमारी क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमने प्राइस लिया था 3 की बजाय हम लेके चलते हैं कि हमारा प्राइस था 6, तो अब हमारा प्राइस है 6, मार्जिनल यूटिलिटी 6 कहाँ पे, यहाँ पे। अगर प्राइस होता 4 तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 4 यहाँ पे है। तो जहाँ पे भी हमारा प्राइस इक्वल होगा हमारी मार्जिनल यूटिलिटी के, वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमने प्राइस क्या लिया है, 4 लिया है, तो अगर ये हमारा 4 है और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, तो जहाँ पे प्राइस हमारा इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी के, वो हमारा क्या हुआ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर इतनी यूनिट को बाय करेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए। सो जहाँ हमारा प्राइस, ये हमेशा याद रखना कंडीशन क्या होती है, जहाँ प्राइस इक्वल टू हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर। सो जहाँ पे भी हमारा वो इक्वल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब हम लेके चले कि हमारा जो प्राइस है वो है, उस कॉमोडिटी का प्राइस हमने कितना लेना है, कि हम प्राइस लेके चलते हैं 6 है, तो 6 हमारी कहाँ है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ है। तो अगर प्राइस हमारा 6 है तो जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है वो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे हमारा प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है। सो फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसकी क्या अजम्पशंस हैं, देन वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या डायग्राम है, कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ अप्लाई नहीं होता, उसके क्या एक्सेप्शंस हैं, और हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। नाउ सेकंड लॉ जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नेम ही सजेस्ट कर रहा है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये सजेस्ट क्या कर रहा है कि इक्वल यूटिलिटी जहाँ आपको मिलेगी, यहाँ हम एक कमोडिटी की बात नहीं करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता था, एक कमोडिटी की बात करता था, बट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम 2 कमोडिटी लेके चलेंगे। द सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विच स्टेट दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि ज़्यादा सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ इन सच अ वे दैट द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी यील्ड हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि इसके अंदर हम 2 कमोडिटीज़ को लेके चलेंगे ए एंड बी, और उनसे अगर हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले तो कंज्यूमर को अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करना है कि दोनों को जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो लास्ट जो हम परचेज़ कर रहे हैं उससे सेम हमें यूटिलिटी मिलती हो। सो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि 2 कमोडिटी जो हम परचेज़ कर रहे हैं उससे हमें ऐसे स्पेंड करना है अपनी इनकम को, अपने जो पैसे आपके पास हैं उन्हें इस तरीके से स्पेंड करना है कि लास्ट रुपी जब आप स्पेंड करो तो आपको दोनों कमोडिटी से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती हो। वो है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके असम्पशंस क्या हैं कि ये भी कार्डिनल मेजरमेंट करता है, यानी कि नंबर में हम मेज़र कर सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि मनी की यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारी जो कंज्यूमर है उसकी इनकम वही उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो वो इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी। फैशन टेस्ट प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। जो प्राइजेज हैं कमोडिटी के, यानी कि ए और बी, फॉर एग्जांपल एप्पल एंड बनाना अगर हम लेके चल रहे हैं, उनकी कंजप्शन देखेंगे तो उनके प्राइस में उस टाइम पे फिर कोई चेंज नहीं आएगा। कंज्यूमर जो है वो रेशनल है, यानी कि सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करता है, हर चीज़ को कंसिडर करके डिसीजन मेकिंग करता है। और कंजप्शन टेक प्लेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक ही टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। सो ये आप इससे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार इसे अच्छे से देखना कि सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या था कि जैसे जैसे हम कंजप्शन इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी कम होती रहती है। सो ये आप कभी भी मत भूलना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपके यूटिलिटी एनालिसिस का बेस है, वो हर लॉ में अप्लाई होता रहता है। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भूल गए हैं। जो भी हम फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 यूनिट को कंज्यूम करते हैं, जो वो हमने ले लिया एप्पल और बनाना, कि हम 2 कंजप्शंस कर रहे हैं, 2 कमोडिटी ले रहे हैं, दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी हमें इसमें लेनी है, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि लास्ट जब हम रुपी स्पेंड कर रहे हैं तो दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम होनी चाहिए। सो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें उनकी मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी होगी ना। और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या कहती है कि जब भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं उसके अंदर लॉ अप्लाई हो जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम कंजप्शन इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे हमारी उससे सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी।
सो हमने क्या किया कि जैसे हम सबसे पहले एप्पल का ले रहे हैं, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 है, तो एप्पल की कंजप्शन में जब हम करते जा रहे हैं लगातार, तो 10 8 6 4 2 ये हमें एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है कि एप्पल जब फर्स्ट कंज्यूम किया तो हमें 10 की सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरा एप्पल लिया तो 8 की सेटिस्फैक्शन, तीसरा लिया तो 6 की, फोर्थ लिया तो 4 की, और फिफ्थ लिया तो 2 की सेटिस्फैक्शन मिली। सिमिलरली बनाना अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट बनाना कंज्यूम करने पे 7 की सेटिस्फैक्शन मिलती है, सेकंड कंज्यूम करने पे 6 की सेटिस्फैक्शन मिलती है, थर्ड कंज्यूम करने पे 5 की, देन 4 की एंड 3 की सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है। अब मार्जिनल यूटिलिटी तो हमने दोनों की निकाल ली कि जैसे जैसे हम इनकी कंजप्शन करते हैं वैसे वैसे इनकी यूटिलिटी कम होती रहती है। बट इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में अगर सिर्फ डिमिनिशिंग बताना होता तो सिंपली डिमिनिशिंग तो हमारा हो गया कि कंजप्शन करते गए साथ साथ वो जो यूटिलिटी है वो कम होती गई। बट इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में दोनों कमोडिटीज़ पे इकट्ठी स्टडी करनी है कि हम जो लास्ट मनी स्पेंड कर रहे हैं उससे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, बिकॉज वही हमारी क्या होती है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है। सो ये हमारी क्या थी, इस सबसे ऊपर क्या है, 10 है और 7 है सेटिस्फैक्शन जो हमें मिल रही है, जो ऐसे दिख नहीं रही। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल इनकम कितनी है, 5 रुपये हैं आपके पास और 1 रुपये की दोनों कमोडिटी है। तो फर्स्ट आप स्पेंड कौन सी करोगे जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी किस में थी, 10 में, यानी कि जो अगर हम एप्पल कंज्यूम करेंगे 10 कंज्यूम करेंगे तो ये फर्स्ट यूनिट होगी जो हम परचेज करेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब 10 के बाद सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन कौन सी है, 8, तो सेकंड यूनिट भी हम 8 की कंज्यूम कर लेंगे, यानी कि एप्पल की कंज्यूम करेंगे। अब 8 के बाद बड़ी कौन सी है, 7, यानी कि थर्ड यूनिट हम किसकी स्पेंड करेंगे, 7 पे, क्योंकि हमारे पास 5 रुपये हैं तो पहला हमने एप्पल पे, दूसरा भी हमने एप्पल पे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। देन 7 उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन है तो अब थर्ड रुपये हम कहाँ स्पेंड करेंगे, बनाना पे। देन 7 के बाद क्या है, 6। अब हमारे पास सिर्फ 2 रुपये बचे हुए हैं, यानी कि 4 और 5 हम स्पेंड कर सकते हैं। तो 4 और 5 हमें कहाँ स्पेंड करने हैं, जहाँ हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती हो। तो यहाँ भी इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, यहाँ भी इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, यानी कि 4 और 5 हम वहाँ स्पेंड कर रहे हैं जहाँ हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ये हमारा इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले पैसा कहाँ स्पेंड करते हैं, 5 रुपये आपके पास हैं तो फर्स्ट रुपीज़ आप कहाँ स्पेंड करोगे, जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रही है, एप्पल से, क्योंकि एप्पल की सबसे पहली यूनिट पे आपको 10 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है जो सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है। दूसरी उससे बड़ी उसके बाद सेटिस्फैक्शन कौन सी है, एप्पल की ही 8 की, उसके बाद बनाना की 7 की, और उसके बाद जो लास्ट यूनिट हम स्पेंड करते हैं उन दोनों से हमें क्या मिल रही है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन 6 एंड 6। वो हमारा होता है लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि 3 रुपये हमने इस पे और 2 रुपये इस पे स्पेंड किए ताकि हमें इक्वल जो है सेटिस्फैक्शन मिले। आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, इससे आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा अपने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। यानी कि ये जो मनी हमने स्पेंड किया है, जो हमारी टोटल यूटिलिटी आई है 37 रुपीज़ की, इससे बेस्ट यूटिलिटी आपको नहीं मिलेगी। यही आपकी क्या है, बेस्ट यूटिलिटी है जो आप कंज्यूम कर सकते हो। वरना बाकी जो भी, फॉर एग्जांपल अगर हम सारी यूनिट इसी में लगा देते तो हम सबसे पहले 10 हमें यूटिलिटी मिल रही थी, उसके बाद 8 की मिल रही थी, 18 हो गए, फिर 6 आपको कितनी मिलती, 24, देन 4 पे करते तो 28 + 2 सिर्फ 30 की सेटिस्फैक्शन मिलती। अब हमें कितने की मिल रही है, 37 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। सो जो हमारा लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपको बेस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल प्रोवाइड करके देता है। इससे जब हम इस कॉम्बिनेशन को जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की जो सेटिस्फैक्शन मिल सकती है वो हमें मिल जाती है। अब इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि 2 कमोडिटी हैं तो दोनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा। एक कमोडिटी एप्पल का, देन बनाना का, अलग अलग से डायग्राम बनता जाएगा। और दोनों में सिमिलरली ऐसे ही कि एक मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पे दोनों की यूटिलिटी सेम है, यानी कि 6 पे दोनों की सेम है, ये हमारा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। वहीं पे यहाँ जहाँ उसमें हमारा क्या कहाँ था इक्विलिब्रियम, जहाँ प्राइस हमारा मार्जिनल यूटिलिटी से सेम था वो इक्विलिब्रियम था। और इस केस में क्या होता है, जहाँ पे दोनों कमोडिटीज़ का जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होता है, जिस लेवल पे, वो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। सो फर्स्ट केस में प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी जहाँ होगा वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। वो हमारी होती है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ ऑर्डिनल यूटिलिटी, अभी तक हमने डिस्कस किया कार्डिनल यूटिलिटी, अब है ऑर्डिनल यूटिलिटी जो किससे बनी है, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, इनडिफरेंस कर्व की। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एन इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर।
यानी कि हमारे इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक टेबल शो करती है जिसके अंदर टेबल के थ्रू हमने वो कर्व बना रखी होती है, वो हमें शो करती है ऐसे कॉम्बिनेशंस को जिसमें हर कॉम्बिनेशन पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। इसीलिए हम कुछ भी बाय करें, 5 अगर हमारे पास ऑप्शन है तो पांचों ऑप्शन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए हम उनमें से कोई भी चुने, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई मैटर नहीं होता है, वो हमारी होती है इंडिफरेंस कर्व। An indifference curve is the locus point of all the combination of two commodity that yield the same level of satisfaction for the consumer। यानी कि एक जो commodities हैं, जो भी commodity हम परचेज करते हैं, उन दो commodities के हर तरीके के जो हमारे combination हैं हमें प्रोवाइड होते हैं कि फॉर एग्जांपल एप्पल की 10 यूनिट, बनाना की 8 यूनिट, बनाना की 10 यूनिट, एप्पल की 8 यूनिट, हर तरीके का कॉम्बिनेशन गिवन होगा और जितने भी कॉम्बिनेशन हैं सब हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। इसीलिए हम उस पर इनडिफरेंट हैं, यानी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किसको चुन रहे हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल हर एक पे सेम है। जब हम नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व को एक ही ग्राफ पे शो करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। फॉर एग्जांपल कि हमारी इंडिफरेंस कर्व की शेप ये होती है, सो अगर हम एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को शो करते हैं तो ये हमारा क्या है, इंडिफरेंस मैप। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमने नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व को एक ग्राफ पे शो कर रखा है तो हम उसे किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। नाउ इंडिफरेंस कर्व, ये देखिए कॉम्बिनेशन है ABCDEF, हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन है और इंडिफरेंस कर्व क्या कहती है कि इन कॉम्बिनेशंस के बीच में हम कंप्लीटली इनडिफरेंट हैं, यानी कि कोई भी हम चूज़ करें उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनसे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल गुड X है और Y है, X की 1 यूनिट परचेज कर रहे हैं, Y की 15 यूनिट परचेज कर रहे हैं। अगर हमें X की दूसरी यूनिट परचेज करनी है तो Y की कम करनी पड़ेगी, तो Y की 10 परचेज कर रहे हैं। जैसे जैसे X की इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी क्या करनी पड़ेंगी, डिक्रीज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास इनकम उतनी ही है। फॉर एग्जांपल आप शॉप पे गए, आपको मैगी खरीदनी थी और बिस्किट खरीदने थे, अगर और आपके पास पैसे 500 ही हैं, तो अगर आप मैगी ज़्यादा खरीदना चाहोगे तो बिस्किट की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, अगर बिस्किट ज़्यादा खरीदना चाहोगे तो मैगी की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो वही यही यहाँ है कि अगर आपको एक गुड की कंजप्शन इंक्रीज़ करनी है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली आपको डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इनकम सेम है, कॉन्स्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इसीलिए आप ऐसी जो कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हो, फॉर एग्जांपल आप 2 पैकेट मैगी के लोगे और 10 पैकेट आप बिस्किट के लोगे, या फिर आपने सोच लिया 5 पैकेट आप मैगी के लोगे और 5 पैकेट आप बिस्किट के लोगे, हर लेवल पे हर कॉम्बिनेशन पे आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्बिनेशन चुन लेते हो, वो आपकी क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। सो अब जब हम इंडिफरेंस कर्व में यहाँ x को डाल दिया, एक गुड x को डाल दिया, यहाँ गुड y को जब हम पुट करते हैं तो ये शेप हमारी इंडिफरेंस कर्व की आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें हर जगह मिलता है। सो ये हमारी शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की और ये मीनिंग होता है। अब जो हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कंज्यूमर जो है उसके अलग अलग लॉ होते हैं जिसकी स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही हमने लॉ डिस्कस किए हैं, जैसे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि इंडिफरेंस कर्व होती क्या है, एक ऐसी कर्व जिसमें बहुत से कॉम्बिनेशन दे रखे होते हैं और हर कॉम्बिनेशन पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो हमारी होती है इंडिफरेंस कर्व। अब वो कैसे बनती है ये हमने देख लिया। इंडिफरेंस कर्व में ही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि जो हमें सिर्फ इतना बता रहा है, बस इतना समझ लो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या कहता है, एक कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ती है। अगर आपको y जो x कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज करनी थी, 1 से 2 करनी थी, 2 से 3 करनी थी, उसके लिए आपको जो y कमोडिटी है उसकी क्वांटिटीज़ को डिक्रीज करना पड़ा, 15 से 10, 6, देन ऐसे हमें कम करना पड़ा। तो वही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि एक कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इनकम हमारे हैंड में है। अब इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस क्या होती हैं कि 2 कमोडिटी हैं हमारे पास, ए एंड बी कमोडिटी हम लेके चलते हैं, कभी भी कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए वो हमेशा एक बेटर पॉइंट को देखता रहता है कि और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहीं मिल सकती हो। तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी कि इसीलिए हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पिछले जो लॉ हमने डिस्कस किया उसमें हम क्या कर रहे थे, सीधा बता रहे थे कि 10 की सेटिस्फेक्शन, 8 की सेटिस्फेक्शन, बट यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, यूनिट्स की बात कर रहे हैं। यूनिट के थ्रू हम सेटिस्फेक्शन डिफाइन करते हैं। रेशनल कंज्यूमर है, सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करता है। कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, कि अगर x और y हम लेके चल रहे थे, x को इंक्रीज करने के लिए y को डिक्रीज करना पड़ रहा था, वो था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और वो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं,
कि फॉर एग्जांपल हमने x की एक यूनिट को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि यूनिट तो हम x की तो सिर्फ एक ही इंक्रीज़ करते जा रहे हैं ना, 1+1+1+, बट डिक्रीज़ देखो, पहले हमने 5 कम की, फिर हमने 4 कम की, फिर 3 कम की, 2 कम की और फिर 1 कम की। यही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि एक यूनिट को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरी डिक्रीज़ करनी पड़ रही है, बट जो वो डिक्रीज़ कर रहे हैं ना वो भी डिमिनिशिंग रेट पे कर रहे हैं, कि सबसे पहले हम 5 सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गए, बट फिर हमने 4 की, 3 की, 2 की और 1 की। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ अप्लाई होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो चीज़ हमारे पास कम होती है ना, जैसे जो चीज़ हमारे पास कम होती है हम उसे ज़्यादा पाने की कोशिश करते रहते हैं। पहले हमारे पास x कम था तो हमारा ये था कि y हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो आप y लेते जाओ, बट जैसे जैसे आपके पास y कम होने लग गया तो आपको y की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई, इसलिए आपका जो उससे सेक्रीफाइस करने का अमाउंट है वो कम होता जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आप उसे सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं रहते। वही है हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या है कि जैसे जैसे आप एक चीज़ की कंजप्शन करते हो उससे आपकी यूटिलिटी जैसे कम होती जाती है, सो बिकॉज आप इसकी कंजप्शन इंक्रीज़ करते जा रहे हो, इंक्रीज़ करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली इससे आपकी यूटिलिटी कम होती रहेगी। बट इसकी कंजप्शन आप डिक्रीज़ करते जा रहे हो तो इसके लिए यूटिलिटी आपकी बढ़ती रहेगी, इसीलिए जो आपकी कंजप्शन का रेट है वो आपका डिमिनिश होगा। यानी कि पहले आप 5 सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर आप 4 सेक्रीफाइस करोगे। एक यूनिट को इंक्रीज़ करने के लिए पहले आपने 5 सेक्रीफाइस की, सेकंड यूनिट को इंक्रीज़ करने के लिए आप सिर्फ 4 सेक्रीफाइस कर रहे हो, नेक्स्ट के लिए आप 3 सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि वाई गुड की इंपॉर्टेंस जो है अब आपके लिए इंक्रीज होती जा रही है। तो और कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन क्या है कि अगर हम इंडिफरेंस कर्व की स्टडी करेंगे तो अगर आपने x को y के ऊपर चुना है कि y को डिक्रीज करके मैं x को इंक्रीज करूंगा तो आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहेगी। ऐसा नहीं यहाँ 1 2 करने के बाद दोबारा 1 कर दोगे, नहीं। अगर हमें इंडिफरेंस कर्व करनी है तो ये असम्पशन लेनी पड़ेगी कि हमारी सिलेक्शन जो है वो कंसिस्टेंट रहेगी। एक को जिसको हमने इंक्रीज करना शुरू कर दिया अब हम उसे कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही करेंगे। और ट्रांजिविटी क्या है, अगर हमारे पास मान लो 3 गुण हैं x y z, x को आपने y से ऊपर रखा और अगर आपने जो z है उसको उससे ऊपर रखोगे तो डायरेक्टली हमारा x उससे ऊपर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल x से y से बेटर आपने x को समझा और z से बेटर आपने y को समझा, तो ऑटोमेटिकली x क्या है, y से z से बेटर है। 3 यूनिट है x y z। अब हम क्या कर रहे थे, x को इंक्रीज कर रहे थे, y को डिक्रीज कर रहे थे, यानी कि आपने किसको बेटर समझा है, x को। सिमिलरली अगर आपको y ज़्यादा अच्छा लगता है z से तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, z से ज़्यादा अच्छा है x, क्योंकि y से तो और भी बेटर आप किसे मान रहे हो, x को मान रहे हो। तो जो चीज़ आपको y से भी कम लगती है वो ऑटोमेटिकली x से तो कम हो ही गई। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इंडिफरेंस कर्व की, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। स्टेटमेंट चेंज हो जाती है बट क्वेश्चन हमेशा आता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, उनके शेप ये है यानी कि वो हमेशा कॉन्वेक्स होती है ओरिजिन के। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, अगर 2 इंडिफरेंस कर्व मिली हुई हैं तो जो ऊपर की साइड इंडिफरेंस कर्व होगी यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, छोटी वाली जो नीचे की साइड कर्व है उसका सेटिस्फैक्शन कम होता है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करती। इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व जरूरी नहीं ऐसे पैरेलल ही होंगी, ऐसे भी हो सकती हैं, उनकी कोई भी शेप हो सकती, मतलब एक दूसरे से पैरेलल होनी रिक्वायर्ड नहीं है, उनकी शेप कैसी भी हो सकती है, बस वो कन्वेक्स होनी चाहिए ओरिजिन की। और ये कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करती, बिकॉज अगर इन्होंने किसी भी एक्सिस को एक्स या वाई एक्सिस को टच किया तो इसका मतलब उस टाइम पे हमारी सेटिस्फैक्शन 0 है, बट 0 सेटिस्फैक्शन हम इंडिफरेंस कर्व में नहीं लेके चलते। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, मैं रिपीट कर रही हूँ। इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती हैं, जितनी ज़्यादा जो ऊपर वाली होती है उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी किसी एक्सिस को टच नहीं करती और पैरेलल होनी जरूरी नहीं है। नाउ प्राइस लाइन, ये आपके पर्टिकुलरली टॉपिक नहीं है बट इंडिफरेंस कर्व की बेटर स्टडी के लिए आपको पता होना चाहिए। प्राइस लाइन क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद अ गिवन मनी इनकम एंड एज्यूम्ड प्राइस ऑफ गुड। यानी कि आपको मनी इनकम दे रखी होगी कि आपके पास फॉर एग्जांपल 50-60 रुपये हैं और आपको ये गिवन होगा कि ए गुड है, बी गुड है, उसका कितना प्राइस है, उसके बेस पे कॉम्बिनेशन बनाना कि आप कितना परचेज कर सकते हो, वो आपकी होती है प्राइस लाइन। फॉर एग्जाम्पल आपके बिस्किट हैं एंड कॉफ़ी है, तो अगर आपके पास टोटल 60 रुपये हैं
और बिस्किट 6 रुपये के हैं, कॉफ़ी 12 रुपये की है। तो अगर आप सिर्फ बिस्किट पे पैसे लगा रहे हो तो बिस्किट एक 6 रुपये का है तो कितने कर सकते हो, 10 ले सकते हो। बट 60 के 60 अगर आपने यहाँ कर दिए तो इसका मतलब कॉफ़ी की कोई कंजप्शन नहीं कर सकते, वो ज़ीरो हो जाएगी। सिमिलरली 8 बिस्किट परचेज किए तो आपके पास कितने रुपए बच जाएंगे, 12 रुपये बच जाएंगे, तो आप एक कॉफ़ी खरीद सकते हो। ऐसे हम कंप्लीटली प्राइस लाइन बना लेते हैं, जो एक कॉम्बिनेशन होता है कि हम कितना अमाउंट परचेज कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं जब हमें अपनी इनकम और बिस्किट और कॉफ़ी या जो भी कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस आपको गिवन होते हैं। सो जैसे जैसे हम एक की कंजप्शन कम करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास इनकम थोड़ी बचती रहती है, उससे हम दूसरे की कंजप्शन इंक्रीज कर देते हैं और उसके थ्रू हम प्राइस लाइन बना लेते हैं। प्राइस लाइन हम बनाते क्यों हैं, ताकि हम ये बता सकें कि हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। कार्डिनल यूटिलिटी में दो, देखो कार्डिनल यूटिलिटी में हमने दो लो किए थे ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ था, जहाँ ए की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बी की मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगी। यहाँ जहाँ पे हमारा प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होंगे। अब हमारी ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में कहाँ पे हमारा जो है इक्विलिब्रियम आएगा। सो उसकी दो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इनडिफरेंस कर्व, यानी कि ये जो प्राइस लाइन है ये इनडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए, यानी कि टच तो हो ही। इनडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। अब मान लो हमारे पास दो इनडिफरेंस कर्व हैं, यहाँ पे दोनों पे ये सेटिस्फैक्शन, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, प्राइस लाइन टेंजेंट भी है और दोनों इनडिफरेंस कर्व क्या है हमारी, कॉन्वेक्स भी है। फिर भी हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो ये पॉइंट है, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आईसी। एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी ना, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ये आईसी दोनों इन दोनों को तो सेटिस्फाई कर रही हैं, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, वो टेंजेंट भी हैं और कॉन्वेक्स भी हैं। बट ये वाली आईसी इस वाली आईसी से ऊपर है, इसका मतलब ये हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो जो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी वही तो हम चुनेंगे, क्योंकि एक कंज्यूमर क्या है, रेशनल है, ये भी हमारी अजम्पशंस थी। तो वो देखता है कि कहाँ उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वहाँ वो अपने इक्विलिब्रियम को डिसाइड कर लेता है। नाउ मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। मार्केट क्या होता है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कंज्यूमर और जो हमारे यानी बायर एंड सेलर मिलते हैं और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उस प्लेस को हम मार्केट बोलते हैं। मार्केट के मेन फीचर क्या है, एरिया, यानी कि एक ऐसा प्लेस है, चाहे वो वर्चुअल प्लेस हो या फिर फिजिकल प्लेस हो, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। कौन दोनों होते हैं इसके अंदर, एक बायर होता है, सेलर होता है। वन कमोडिटी, यानी कि एक टाइम पे जब हम मार्केट की स्टडी कर रहे होते हैं तो एक ही कमोडिटी को कंसिडर करते हैं, यानी कि ये खरीदा जा रहा है। नंबर ऑफ जो कंज्यूमर्स हैं वो नंबर ऑफ कमोडिटीज़ खरीदते हैं, बट एक टाइम पे हम एक की ही डिस्कशन करते हैं। देन फ्री कंपटीशन, यानी कि बायर हमेशा चाहता है कि उसे कम से कम प्राइस पे मिले और सेलर हमेशा चाहता है उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। नाउ हमारे मार्केट कितने तरीके के होते हैं। सो हमारे मार्केट हैं परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बायर्स हैं जिनको खरीदना है और बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं, बट सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इधर क्या होता है, मोनोपोली में हमारा क्या होता है, सिर्फ एक हमारा सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, इसमें एक सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर, इसीलिए उसके पास एक सेलर है, इसका मतलब सिर्फ एक ही कंपनी से हमें वो प्रोडक्ट मिलता है और कहीं उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारे आ जाते हैं तीन। फर्स्ट है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन का एंड मोनोपोली कंपटीशन का, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर तो होते हैं, यानी कि एक जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो तो आ गई कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर तो हैं, बट जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस ना होके डिफ्रेंशिएटेड है। डिफ्रेंशिएटेड यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट हैं, बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत से जो सेल कर रही हैं, बहुत से बायर्स हैं जो परचेज करना चाहते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, वो हमारा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर नहीं है, 6 हैं 10 हैं, इतने ही सेलर हैं, फ्यू सेलर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ड्यूओपोली में क्या होता है, सिर्फ 2 सेलर हैं विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट, उनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है और लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, 2 ही सेलर हैं जो उस चीज़ को सेल कर रहे हैं और बाकी सब बायर हैं। ये हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट है और उसकी बेसिक मीनिंग है। नाउ वन बाय वन हम इसका डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे मार्केट में हमारे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको एक मार्केट का नाम दे दिया होगा और आपको ये देखना होगा कि उसमें से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, या फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। सो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज़ अ सिचुएशन वेयर देयर आर फॉर्म ऑफ सेलिंग, यानी कि बहुत से आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, सेम प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं।
अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, यानी कि एक फर्म, कोई भी नई फर्म आ सकती है, कोई भी जो एग्जिस्टिंग फर्म है अगर वो लॉस बियर कर रही है तो वो जा सकती है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। परफेक्ट मोबिलिटी है गुड्स की, आपको बिकॉज आपका सेम प्रोडक्ट है तो अगर किसी को खरीदना होगा तो वो खरीदेंगे। इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी होती कि हमारा उनसे बेटर प्रोडक्ट है, क्योंकि बेटर की तो चीज़ ही नहीं रही। जो कंज्यूमर जिससे खरीदना चाहेगा खरीद लेगा, बट आपको एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना होता, क्योंकि आपकी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है। ईच फर्म टेक प्लेस इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी कि हर फर्म आपस में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है, एक फर्म के डिसीजन दूसरी पे डिपेंड नहीं करते। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी ये फीचर आ जाए ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, वहाँ याद रखना एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। तो जहाँ पे एक फर्म फ्रीली आ सकती है और जा सकती है, वहाँ लॉन्ग टर्म में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो सकता, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में हम रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। अगर हमारी फॉर एग्जांपल जिस भी इंडस्ट्री में कोई भी फर्म एंटर कर सकती है, कोई भी जा सकती है, तो अगर हम वहाँ प्रॉफिट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्म वहाँ आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फर्म आएंगी तो कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा, कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म में हमेशा उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। और शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है। सो ये तो था हमारा परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड इज मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होता है, जहाँ पे सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो उस प्रोडक्ट को सेल करती है, तो वो चाहे कोई भी प्राइस रखे, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, वो जिस प्राइस पे बेचना चाहेगी, जितना बेचना चाहेगी उतना बेचेगी, वो हमारा होता है मोनोपोली मार्केट, जिसमें वन सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, वैसा प्रोडक्ट कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। एंट्री एंड एग्जिट की रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि इतनी आसानी से आप उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि एक फर्म उसे चला रही है। ये क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं, अपनी मर्जी से प्राइस बनाते हैं, क्योंकि कोई कंपटीशन में तो है नहीं। अगर कोई कंपटीशन में होता है तो आप ये देख के चलते हो कि प्रोडक्ट की प्राइस हमें वैसे रखने होंगे कि कंज्यूमर्स हमारे पास आएँ। अब इन्हें पता है कि सिर्फ हम ही सेल कर रहे हैं तो जरूर ही हमारे पास कंज्यूमर आएंगे, तो प्राइस मेकर हैं। मोनोपोली में फर्म ही इंडस्ट्री होती है, फर्म और इंडस्ट्री का अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं होता। और ये क्या करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि अपने अगर इनके किसी के साथ अच्छे रिलेशंस हैं तो वहाँ पे वो प्राइस कम चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज ये अकेले हैं तो इनको ये पावर होती है। अब देखो यहाँ पे वो आ गया ना फिर से कि हमारे इसमें एंट्री एंड एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड है, तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म में इसे हमेशा प्रॉफिट होगा, क्योंकि दूसरी फर्म तो एंटर कर नहीं पाएंगे, तो ये हमेशा प्रॉफिट ही, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही लेंगी। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि जहाँ पे हमारे दोनों के परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के दोनों के फीचर्स मिक्स हो गए हैं, दोनों को कंबाइन कर दे तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करता है, सेम प्रोडक्ट नहीं होता, होमोजीनियस नहीं होता। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है। इम्परफेक्ट नॉलेज है, मार्केट की बिल्कुल अच्छे से नॉलेज नहीं है, यहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो हम अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं ये दिखा के कि इस मायने में हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है कंपटीटर से, तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है और हर कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचता है। ओलिगोपोली मार्केट क्या है, ये हमारा एक ऐसा मार्केट है जो डोमिनेट किया जाता है फ्यू सेलर्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, यानी कि 2 या 3 या 4 सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं और बाकी सब क्या हैं, बायर्स हैं जो उसे बाय करते हैं। और इसमें हमारे प्राइस जो है वो मिलके भी डिसाइड कर सकते हैं और अकेले भी डिसाइड कर सकते हैं। जब आप इनके फीचर्स को करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि फ्यू सेलर्स हैं, सेम भी प्रोडक्ट हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से ऊपर वो फॉर्म डिपेंड करती हैं, क्योंकि 3-4 ही हैं तो उनमें डिपेंडेंस होगी। मोनोपोली आ सकती है, अगर एक फर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनमें से तो उसकी मोनोपोली आ सकती है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इसमें इंपॉर्टेंट होती है और इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, यानी कि वो प्राइस के बजाय बाकी चीज़ों पे वो प्ले करते हैं, यानी कि कूपन प्रोवाइड कर दिया, साथ में सैंपल प्रोवाइड कर रहे हो, नॉन प्राइस का कंपटीशन करते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि आपके कंज्यूमर्स इंक्रीज हो जाएं। इसके टाइप्स क्या हैं, प्योर एंड डिफरेंशिएटेड। जब सिर्फ होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, देखो हमने इधर किया था ना कि सेम प्रोडक्ट भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, वो क्यों? क्योंकि अगर प्योर ओलिगोपोली है तो सिर्फ सेम प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है यानी कि हर फर्म के प्रोडक्ट हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। ओपन यानी कि अगर हमारा जो एंट्री एंड एग्जिट है वो अलाउ है, कभी भी आप कोई भी फर्म आ सकती है और जा सकती है, तो वो ओपन ओलिगोपोली है। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो क्लोज ओलिगोपोली है। कोल्यूसिव यानी कि जब 2 या 3 फर्म इकट्ठा मिलकर काम करने लग जाती हैं, जैसे 8 फर्म थी टोटल, तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग प्राइस रखने के बजाय उन्होंने खुद एक
मीटिंग बुलाई और डिसाइड कर लिया कि हम इस प्राइस पे सेल करेंगे, यानी कि एक काइंड ऑफ अलायंस बना के काम करती हैं, वो होती है हमारी कोल्यूसिव। और कम्पिटिटिव नहीं, हम कुछ इकट्ठा नहीं करेंगे, आठों आपस में compete करते हुए वर्क करती हैं, वो कम्पिटिटिव। फुल और पार्शियल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली क्या होती है, जिसके अंदर इन पार्शियल ओलिगोपोली इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्जर फर्म विच इज लीडर, यानी कि एक फर्म जो लीडर होती है ना, 8 में से एक तो लीडर है, 7 उसे फॉलो कर रही हैं, तो हमारी क्या है, पार्शियल ओलिगोपोली। जब सारी आपस में लीडर हैं, यानी कि कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा, वो हमारी है फुल ओलिगोपोली। ये उसके टाइप्स होते हैं। सो हमने कौन कौन से मार्केट डिस्कस किए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। इनके ये डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल ईजी डिफरेंस है कि सबसे पहले नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो हमारे परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होता है, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, सेम प्रोडक्ट होता है, मोनोपोली में एक ही प्रोडक्ट होता है, बिकॉज और कोई तो होते ही नहीं, उसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होते। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड होता है, यानी कि कलर, साइज, शेप में वो चेंज हो सकता है। एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी आ सकता है, फ्रीडम होती है, मोनोपोली में बिल्कुल फ्रीडम नहीं होती, मोनोपोलिस्टिक में फ्रीडम होती है। प्राइस क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर हैं, बिकॉज हमारी बहुत सी फर्म है तो उन्होंने कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्राइस बनाना पड़ता है। प्राइस टेकर हैं और ये प्राइस मेकर हैं, बिकॉज एक ही है तो वो कितना भी प्राइस बना सकती हैं। और इसका क्या होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है, ना तो फुल कंट्रोल है और ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 0% है, 50% इनका कंट्रोल होता है। लेवल ऑफ नॉलेज, यहाँ पे फुल नॉलेज होती है, यहाँ नॉलेज नहीं होती, और इतनी भी परफेक्ट नॉलेज यहाँ नहीं होती, इनको भी नॉलेज नहीं होती। यहाँ सेलिंग कॉस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ थोड़ी बहुत होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो आपको सेलिंग वगैरह की करनी होती है, ताकि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो इंक्रीज हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।